अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मैंने बड़ी जल्दी अपने हवास पर काबू पा लिया और कहा, माशा जी आपको गलतफहमी हुई है। मैं ना तो पाकिस्तानी जासूस हूँ ना मुसलमान हूँ। मैं जैनी हिंदू हूँ। मेरा नाम दास वर्धन है। नंदीगढ़ के पंडित जी से मंगलसूत्र लेने आया था। खुफिया पुलिस वाले ने मुझे गाली देकर कहा, थाने चलकर जब तुम्हारा पजामा उतरवाया गया तो तुम्हारे मुसलमान होने का राज खुल जाएगा। नीचे पुलिस की गार्ड तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए मौजूद है। भागने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी लाश खून में तड़प रही होगी। खामोशी से उठकर मेरे आगे लगकर नीचे चलो। अगर देखा जाए तो मैं मुसीबत में पूरी तरह फंस चुका था। अगरचे इस खुफिया पुलिस हिंदू सिपाही को ये नहीं मालूम था कि वो एक तजर्बाकार ट्रेंड कमांडो को ललकार रहा है, लेकिन दुश्मन के हाथ में पिस्तौल हो और पिस्तौल की नाली का रुख कमांडो के सीने की तरफ हो तो कमांडो भी कुछ नहीं कर सकता। जो बात मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी वो ये थी कि मैं नहीं चाहता था कि यहाँ की पुलिस मेरा चेहरा एक मुश्तबा जासूस की हैसियत से देखे। अगर मुझे थाने ले जाया गया तो वो पुलिस ऑफिसर मेरी तस्वीर भी उतारेंगे, मेरे हाथों की उंगलियों के निशान भी ले लेंगे। मैं अगर इसके बाद पुलिस की हिरासत से फरार भी हो जाऊं तो राजस्थान की पुलिस के पास मेरी तस्वीर और उंगलियों के निशान रिकॉर्ड में मौजूद होंगे। मेरी तस्वीर अखबारों में एक मफरूर पाकिस्तानी जासूस की हैसियत से छप जाएगी और यह तस्वीर ज़ाहिर है रहा कि अहमदाबाद वाले हेड ऑफिस के इंचार्ज गोकुल दास पांडे की नज़र से भी गुजरेगी, जो मेरा असल टारगेट है। और यूँ मेरा इंतहाई अहम मिशन शुरू होने से पहले ही मलिया मेट हो जाएगा। इस वक्त ज़रूरत इस बात की थी कि इस खुफिया पुलिस वाले हिंदू ऑफिसर को कमरे के अंदर ही कत्ल कर दिया जाए, ताकि मेरा राज कमरे से बाहर ना निकल पाए, क्योंकि ये एक नाकाबिल तरदीद हकीकत थी कि मेरे खितने हो चुके थे और ये राज खुल जाने के बाद मेरे सारे मिशन के बर्बाद हो जाने में कोई शक कोई शुबा नहीं था। मेरे अंदर का कमांडो बेदार हो गया। मुझे हर हालत में इस खुफिया पुलिस वाले को कत्ल करना था। मैंने एक तरीका सोच लिया और आहिस्ता से पलंग पर से उठा। खुफिया पुलिस अफसर के पिस्तौल की नाली का रुख सीधा मेरे दिल की तरफ था। पिस्तौल खुफिया पुलिस वाले के हाथ में था। पिस्तौल की नाली का रुख मेरी तरफ था। मैं पलंग से उठकर हाथ ऊपर उठाए उसकी तरफ बढ़ा तो वो 2 कदम पीछे हटकर दरवाजे की एक तरफ हो गया। वो यही समझ रहा था कि मैं कोई आम किस्म का पाकिस्तानी जासूस हूँ जो खुफिया मालूमात हासिल करने के लिए राजस्थान का बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान में दाखिल हो गया है। ये उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि मैं एक तरबियत याफ्ता कमांडो भी हूँ। मुझे उसके करीब से गुजरते हुए सिर्फ 2 सेकंड चाहिए थे। सिर्फ 2 सेकंडों में मुझे इस खुफिया हिंदू पुलिस वाले का काम तमाम कर देना था। मुझे अगर कोई खतरा था तो सिर्फ इस बात का कि घबराहट में कहीं इसका पिस्तौल न चल जाए, क्योंकि पिस्तौल जल जाने से जो धमाका होगा वो होटल वालों को खबरदार कर सकता था और मैं चाहता था कि किसी को कानो कान खबर न हो। मैंने जिस जाविये से उस पर अटैक करना था वो मैंने सोच लिया था। वो मुझे पिस्तौल की नोक पर नीचे ले जाना चाहता था, जहाँ उसके बकौल बीकानेर पुलिस की गार्ड मौजूद थी। जैसे ही मैं उसके करीब से गुजरा, एक बिजली सी चमकी और दूसरे लम्हे खुफिया पुलिस अफसर का पिस्तौल नीचे फर्श पर गिर चुका था और उसकी गर्दन मेरे दाएं बाजू के ऐनी शिकंजे में थी। सिर्फ एक ही झटका काफ़ी था। मेरी कमांडो ट्रेनिंग के तीनों उस्तादों ने मुझे इंसानी जिस्म की हड्डियों, खास तौर पर गर्दन की हड्डी के बारे में तफसील से बताया हुआ था कि किस तरह दुश्मन की गर्दन को शिकंजे में जकड़ कर किस सिमत को झटका देना है। मैंने बिल्कुल अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक झटका दिया। खुफिया पुलिस का हिंदू सिपाही बड़ा आसान शिकार था। एक झटका उसके लिए बहुत ज़्यादा था। जब मैंने उसे फर्श पर गिरा कर उसकी गर्दन को टटोला तो उसकी गर्दन की हड्डी 2-3 जगहों से टूट चुकी थी। सबसे पहला काम मैंने ये किया कि जेब की सदरी से रुमाल निकाल कर उसकी गर्दन पर पड़े हुए अपनी उंगलियों के निशान अच्छी तरह रगड़ कर मिटा दिए। फिर उसकी लाश को इस तरह घसीट कर पलंग के नीचे छुपा दिया कि मेरा हाथ उसके जिस्म के किसी हिस्से को न छुए। पिस्तौल को मैंने रुमाल से पकड़कर खुफिया पुलिस अफसर की लाश के करीबी पलंग के नीचे रख दिया। पलंग के ऊपर जो चादर पड़ी थी वो पलंग की पट्टी पर नीचे तक लटकी हुई थी और कमरे में कोई दाखिल हो तो उसे लाश नज़र नहीं आ सकती थी। अब मुझे इस बात की तस्दीक करनी थी कि ये शख्स अपने साथ पुलिस के सिपाही लाया था या नहीं। मेरा कमरा इस मामूली से होटल की दूसरी मंजिल पर था और उसकी एक खिड़की बाजार में होटल के सामने खुलती थी। मैंने खिड़की का पर्दा ज़रा सा हटाकर नीचे देखा।
इस खुफिया पुलिस वाले ने मेरे साथ बलफ चाल चली थी। नीचे पुलिस नहीं थी, वो अकेला ही मुझे गिरफ्तार करने आया था। उसने ठीक सोचा था कि पिस्तौल उसके पास था और मैं एक आम किस्म का बकौल उसके पाकिस्तानी जासूस था। वो पिस्तौल दिखाकर आसानी से मुझे आगे ले जा सकता था। अगर उसे किसी तरह भी ये पता चल जाता कि मैं एक ज़बरदस्त तरबियत याफ्ता सरफरोश किस्म का कमांडो हूँ, तो वो ये हमाकत कभी ना करता और अपने साथ पुलिस की पूरी गार्ड लाता। लेकिन उसका वक्त पूरा हो चुका था। इसके बावजूद मैंने सामने से नीचे उतरने का खतरा मोल न लिया। यह भी मुमकिन था कि पुलिस के सिपाही आसपास छुपे हुए हों। होटल के मुलाजिम लड़के को मैंने कह दिया हुआ था कि मैं रात का खाना नहीं खाऊंगा और अभी आराम कर रहा हूँ। मैंने पिछली खिड़की खोलकर नीचे देखा। शाम का धुंधला धुंधला अंधेरा हो रहा था। शहरों में शाम का वक्त देर तक बरकरार रहता है, यानी शाम देर तक छाई रहती है। बाहर जो दरख्त था उसकी दो चार बड़ी बड़ी शाखें होटल की खिड़की के साथ तो नहीं लगी हुई थीं, मगर करीब से होकर ऊपर चली गई थीं। कमांडो ट्रेनिंग के दौरान अगर मुझे चीते की होशियारियत और घोड़े की तरह मुसलसल दौड़ते भागते रहना सिखाया गया था, तो बंदर की तरह दरख्त पर चढ़ने उतरने की ट्रेनिंग भी दी गई थी। मैंने कमरे की बत्ती जलती रहने दिया, खिड़की पर चढ़कर दरख्त की बड़ी शाख पर छलांग लगा दिया। मैं झूलकर दूसरी शाख पर जाकर लटक गया। नीचे निगाह डाली, उस तरफ कोई बाकायदा सड़क नहीं थी, खुली जगह थी। सामने भी एक दरख्त था जहाँ एक गाय और बकरी बंधी हुई थी। मैं बड़े इत्मीनान से नीचे उतरा और एक तरफ चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद बीकानेर शहर की एक बड़ी सड़क पर आ गया। यहाँ मामूली सी ट्रैफिक थी। यह पाकिस्तान बनने के 11-12 साल बाद का ज़माना था। इस शहर में अभी तक इतनी आबादी नहीं हुई थी। मुझे इतना अंदाज़ा था कि कम अज़ कम 2-3 घंटे तक मेरे कमरे में खुफिया पुलिस वाले की लाश का किसी को पता नहीं चलेगा। मुझसे गलती ज़रूर हुई थी कि मैं होटल के मुलाजिम लड़के से पूछ बैठा था कि जोधपुर जाने वाली गाड़ी बीकानेर के स्टेशन से किस वक्त चलती है। गाड़ी के चलने में अभी 7-8 घंटे बाकी थे। होटल वाले को जैसे ही लाश का पता चला, वो फौरन पुलिस को खबर कर देगा। पुलिस ने अपने आदमी की लाश देखी तो फौरन हरकत में आ जाएगी। जब पुलिस को पता चलेगा कि जिस कमरे से लाश मिली है उस कमरे में जो शख्स ठहरा हुआ था उसे जोधपुर जाना था, तो पुलिस फौरन स्टेशन पर पहुंच जाएगी। अगरचे पुलिस को मेरी शिकल का इल्म नहीं था, लेकिन मुमकिन है पुलिस होटल के मुलाजिम लड़के को साथ ले आया जो मेरी शिकल पहचानता था और जिसको मैंने बताया था कि मैं रात की गाड़ी से जोधपुर जाऊंगा। इस तरह मेरे पकड़े जाने का खतरा था। चुनाचे मैंने एक तरीका सोच लिया। मैं सीधा लारी अड्डे चला गया। जोधपुर से बीकानेर आते हुए दरमियान में नगौर नाम का एक बड़ा शहर आया था। मैंने लारी अड्डे से मालूम किया कि नगौर को कोई लारी जाती है। पता चला कि रात को कोई लारी नहीं जाती है, सुबह जाएगी। मैं इंतज़ार करने की पोजीशन में नहीं था। मेरे लिए शहर में रहना शदीद खतरे का बायस बन सकता था। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, वो नाजुक घड़ी करीब आती जा रही थी। जब बीकानेर पुलिस की सारी फौज ने मेरी तलाश में निकल खड़ा होना था और पूरे शहर लारियों के अड्डे और रेलवे स्टेशन की नाकाबंदी कर लेनी थी, मैं जिस खुफिया पुलिस अफसर को कत्ल करके उसकी लाश होटल के कमरे में पलंग के नीचे छुपा आया था, उसका राज ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 घंटे तक ही छुपा रह सकता था। मेरी प्रॉब्लम और मेरा मसला ये था कि मैं सिर्फ एक कमांडो ही नहीं था, मैं एक जासूस भी था। अगर कमांडो होता और पकड़ा जाता तो मैं टॉर्चर बर्दाश्त कर सकता था और अपनी जान पर खेल कर जेल से या हवालात से या पुलिस की हिरासत से फरार भी हो सकता था। असल मसला यह था कि मेरे सामने एक इंतहाई अहम और तवील मिशन था और इसके लिए ज़रूरी था कि इंडिया की पुलिस के रिकॉर्ड पर मेरा नाम, मेरी शक्ल और मेरी उंगलियों के निशान न आए। इस तरह मेरा मिशन अपने आगाज़ में ही तबाह हो सकता था। इसलिए मेरा पुलिस की निगाहों से रिपोर्ट हो जाना बेहद ज़रूरी था। ट्रेन के जरिए जोधपुर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। लारी कोई नहीं इस तरफ जाती थी। अब एक ही तरीका रह गया था कि मैं पैदल ही जोधपुर नगौर जाने वाली सड़क पर चल पड़ा और सुबह होने तक बीकानेर से जितनी दूर निकल सकता हूँ निकल जाऊँ। लेकिन इसमें भी यह खतरा मौजूद था कि पुलिस मेरी तलाश में नगौर जोधपुर शहर पर आ सकती थी। मैं लारी अड्डे से निकलकर शहर से थोड़ा बाहर एक मंदिर के पास तालाब के किनारे बैठा था। मंदिर में मूर्ति पूजा हो रही थी और घंटियों की आवाज़ें आ रही थीं। शहर की जाने मकानों में रोशनियां झिलमिला रही थीं। एक दिन पहले सुबह के वक्त मैंने बीकानेर से जोधपुर को जाती बड़ी सड़क देख ली थी
उस सड़क पर हिंदी में एक तख्ती भी लगी हुई थी। मैंने सोचा कि यहाँ बैठे रहना अपने आप को मज़ीद खतरे में डालने के बराबर है। बेहतर यही है कि मैं बड़ी सड़क पर जाता हूँ, शायद वहाँ कोई तदबीर बन जाए, क्योंकि अभी लाश का राज खुलने में 1.5 घंटा यकीनन बाकी था। 1.5 घंटे से पहले होटल के लड़के का मेरे कमरे में जाने का इम्कान नहीं था। मैं तालाब के किनारे से उठा और इन दादे से हाईवे यानी बीकानेर जोधपुर की शाहराह की तरफ चल पड़ा। एक जगह से मुझे पूछना भी पड़ा। आखिर मैं बड़ी सड़क पर आ गया। यह सड़क इतनी कुशादा नहीं थी। मासूल चुंगी पर 1-2 ट्रक खड़े थे। एक ट्रक बीकानेर शहर में दाखिल होने वाला था और एक ट्रक का रुख जोधपुर नागौर की तरफ था। मुझे ख्याल आया कि इस ट्रक ड्राइवर से बात करनी चाहिए। अगर मैं ट्रक पर सवार हो जाऊं तो 1-1.5 घंटे में इस खतरनाक शहर से काफ़ी दूर निकल जाऊंगा। यह सोचकर मैं उस ट्रक की तरफ बढ़ा जिसका रुख जोधपुर नागौर की तरफ था। मासूल चुंगी पर एक बड़ा सा बल्ब रोशन था। लकड़ी के खोखे के अंदर एक आदमी बैठा कापी पर कुछ लिख रहा था। एक पगड़ी और दाढ़ी वाला आदमी उसके पास झुककर खड़ा था। यह सिख मालूम होता था। मैं ट्रक के करीब आ गया। ड्राइवर की सीट खाली थी। एक दुबला पतला आदमी ट्रक के करीब ईंटों पर बैठा सिगरेट पी रहा था। यह ट्रक का कनीज लगता था। मैंने उसके पास जाकर नमस्ते कहा और पूछा कि यह ट्रक किस तरफ जा रहा है। उस आदमी ने मुझे गौर से ऊपर नीचे देखा और पूछा, क्या बात है महाराज, तुम क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, राणा भाई मुझे नागौर बड़ा ज़रूरी जाना है, गाड़ी छोड़ गई है। अगर यह ट्रक नागौर जा रहा है तो मुझे बिठा लो, मैं पैसे दे दूंगा। मुझे मालूम था कि राजस्थान में राणा का लफ्ज़ बड़ा इज़्ज़त व तकरीम का लफ्ज़ है। मैंने जानबूझकर कलीन को राणा भाई कहा था। वो बड़ा खुश हुआ और उठकर मेरे करीब होकर कहने लगा, सरदार दी चुंगी बाबू के पास गए हैं, तुम उससे बात कर लो। है तो वो ड्राइवर मगर बड़ा अच्छा आदमी है, तुम्हें बिठा लेगा। हम माल लेकर नागौर ही जा रहे हैं। इतने में सिख ड्राइवर भी चुंगी वाले खोखे से निकल कर आ गया। उसने मुझे कलीन के साथ बातें करते देखा तो झूमते हुए पूछा, क्यों भाई क्या बात है? कलीन ने उसे बताया कि महाशा जी को नागौर जाना है। मैंने सिख ड्राइवर की तरफ कलीन को मुतवज्जे करके कहा, सरदार जी नागौर में मेरी माता जी की बीमारी का तार आया है। इस वक्त कोई रेलगाड़ी या लॉरी भी नहीं जाती। आप मुझे बिठा लें तो बड़ी कृपा होगी, मैं किराया दे दूंगा। सिख ड्राइवर ने थोड़ी सी पी रखी थी। ड्राइविंग सीट की खिड़की खोलते हुए बोला, किराया विराया रहने दो, बैठो पीछे। फिर उसने कलीन से कहा, चलो इनको पीछे बिठा दे। ट्रक में बोरियां लदी हुई थीं। बीच में बैठने के लिए काफ़ी जगह थी। कलीन ने मुझे बोरियों के दरमियान बिठा दिया और तख्ता लगा दिया। यह तख्ता ट्रक के पीछे आधे दरवाजे तक लगा था और मैं बोरियों के पीछे बैठा सड़क को बखूबी देख सकता था। थोड़ी देर बाद ट्रक चल पड़ा। सड़क पर ट्रैफिक न होने के बराबर थी। कभी कभी कोई ट्रक गुजर जाता था। शहर से निकलने के बाद ट्रक ने रफ्तार पकड़ लिया। सड़क रेत के ऊंचे नीचे टीलों के दरमियान गुजर रही थी। आसमान पर तारे कहीं कहीं चमकते नजर आ रहे थे। रेत के टीले अंधेरे में डूबे हुए थे। सिर्फ उनकी चोटियां नीलगुं सितारों वाले आसमान के पसे मंजर में नजर आ रही थीं। ट्रक के पीछे बैठने से हवा के थपेड़े मुझ पर पड़ रहे थे और उनमें रेत के जरे भी थे। मैंने अपने आप को बोरियों के पीछे छुपा लिया। हवा ठंडी भी हो गई थी। अचानक मुझे चंद्रिका बदरू या हवाई मखलूक का ख्याल आ गया, जो मुझे अपने किसी पहले जन्म का ख़ामन समझती थी और जो बीकानेर वाले होटल की खिड़की के बाहर भी ज़ाहिर हुई थी। इसके बाद वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि उस बला से पीछा छूटा और बीकानेर की बदरू बीकानेर में ही रह गई। ट्रक सहराई रात में सड़क पर एक खास रफ्तार के साथ दौड़ता जा रहा था। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि यह ट्रक नागौर किस वक्त पहुंचेगा। इतना ज़रूर मालूम था कि यह काफ़ी लंबा सफ़र है। एक दो दफ़ा मैंने बोरियों से टेक लगाकर सोने की कोशिश भी की, मगर ट्रक के पीछे से जो हवा के थपेड़े पड़ रहे थे वो सोने नहीं देते थे। रात गहरी होती जा रही थी। कोई 2.5-3 घंटे बाद किसी कस्बे की रोशनी आ गई। ट्रक सड़क के किनारे एक जगह रुक गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। जल्दी से नीचे उतरकर कपड़ों पर पड़ी हुई रेत झाड़ने लगा। सिख ड्राइवर भी नीचे उतर रहा था। यहाँ चाय की 2-3 दुकानें थीं जहाँ फिल्मी गीतों की रिकॉर्डिंग हो रही थी। सिख ड्राइवर ने मेरी तरफ देखकर कहा, आ जाओ महाराज आ जाओ, चाय पानी चख लें। मैं हिंदू की तरह आजी से मुस्कुराता हुआ हाथ सीने पर बांधे सिख ड्राइवर की तरफ बढ़ा। पीछे रेत मट्टी तो बड़ी बड़ी हो गई।
خیر پریشانی کی بات نہیں بادشاہ ہوا، ناگور اب زیادہ دور نہیں۔ ہم نے چائے کی دکان کے باہر لوہے کی کرسیوں پر بیٹھ کر چائے پیا۔ اس دوران سکھ ڈرائیور نے جیب سے چھوٹی بوتل نکال کر اس میں سے 2-3 گھونٹ بھی لگا لیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں ناگور میں کہاں رہتا ہوں، کیا کرتا ہوں۔ مجھے ناگور کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں نے یوں ہی کہہ دیا کہ ہمارا گھر بڑے مندر کے پیچھے گلی میں ہے، میں دھرم ویر ہائی سکول میں ٹیچر ہوں۔ سکھ ڈرائیور کو تھوڑی تھوڑی چڑھی ہوئی تھی، اس نے میری بات پر کوئی زیادہ دھیان نہ دیا۔ ہوٹل والے کا نام لے کر اسے گالی دیا اور کہا کہ سوڈے واٹر کی بوتل بھیجے۔ کوئی پون گھنٹہ وہاں رکنے کے بعد ٹرک پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اتنا مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ہم ناگور پو پھٹے پہنچیں گے۔ اس وقت مجھے جودھ پور جانے والی کوئی نہ کوئی گاڑی مل سکتی تھی۔ اگر ریل گاڑی نہ ملی تو میں کسی بس میں سوار ہو سکتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس وقت تک ہوٹل میں پولیس افسر کی لاش مل گئی ہوگی اور بیکانیر کی پولیس نے میری تلاش میں شہر کی ناکہ بندی کر لی ہوگی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ جودھ پور پولیس کو بھی قتل کی اطلاع کر دی گئی ہو اور اسے میرا حلیہ بتا دیا گیا ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے اب بڑی احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ میں ایک خطرے سے نکل کر دوسرے خطرے کی حدود میں داخل ہونے والا تھا۔ اس حساب سے مجھے ناگور پہنچ کر ہرگز ریلوے اسٹیشن کا رخ نہیں کرنا چاہیے۔ میرے لیے یہی بہتر تھا کہ میں ناگور سے جودھ پور جانے والی کوئی لاری پکڑ لوں۔ لاری میں چیکنگ کا اتنا امکان نہیں تھا۔ یہ خیال سوچتے سوچتے نہ جانے کسی وقت مجھے نیند آ گئی۔ میں گہری نیند سو گیا۔ آنکھ کھلی تو پو پھٹ رہی تھی اور ٹرک ایک بڑے شہر کی روشنی والی سڑک پر سے گزر رہا تھا۔ ہم ناگور پہنچ گئے تھے۔ ٹرک اڈے میں جا کر ہو گیا۔ میں نے اتر کر سکھ ڈرائیور کا شکریہ ادا کیا اور کچھ پیسے دینے چاہے، مگر سکھ ڈرائیور نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، سردار جی میں آپ کا دھنیہ وادی ہوں۔ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، رات کا اندھیرا باقی تھا۔ ناگور کوئی اتنا بڑا شہر نہیں تھا۔ میں نے ٹرکوں کے اڈے پر ایک مزدور سے جودھ پور کے لاری اڈے کا پتہ معلوم کیا اور اڈے پر آ گیا۔ یہاں ایک لاری آ کر رکی تھی، اس میں سے سواریاں اتر رہی تھیں۔ 2-3 لاریاں قریب ہی کھڑی تھیں۔ معلوم ہوا کہ جودھ پور جانے والی لاری آدھے گھنٹے بعد چلے گی۔ میں وہیں ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ سامنے چائے کی دکان تھی، میں وہاں چلا آیا۔ رات کو کچھ نہیں کھایا تھا۔ میرے جیسے تربیت یافتہ کمانڈو کو بھوک لگتی ضرور ہے، مگر بھوک تنگ کبھی نہیں کر سکتی۔ بہرحال مجھے بھی بھوک لگی تھی۔ دکان میں بیٹھ کر جو کچھ کھا سکتا تھا سیر ہو کر کھایا، چائے پی۔ اتنے میں جودھ پور جانے والی لاری تیار ہو گئی تھی۔ ٹکٹ لے کر دوسرے راجستھانی مسافروں کے درمیان آ کر بیٹھ گیا۔ لاری جودھ پور کی طرف روانہ ہو گئی۔ یہ بھی ریتلے ٹیلوں میدانوں کا سفر تھا۔ کہیں کہیں کوئی ہرا بھرا کھیت آ جاتا تھا۔ سڑک زیادہ چوڑی نہیں تھی اور شکستہ بھی تھی۔ لاری زیادہ تیز نہیں چل رہی تھی۔ دوپہر کے وقت لاری نے جودھ پور پہنچا دیا۔ یہاں میں بے حد محتاط ہو گیا۔ لاری میں سفر کے دوران میں نے ایک مسافر سے ساری معلومات حاصل کر لی تھیں۔ میرا پروگرام جودھ پور سے مراواڑ کے ایک شہر پالی تک بدریہ بس سفر کرنے کا تھا۔ اس کے بعد مجھے کوئی ٹرین پکڑ کر حالات کے مطابق احمد آباد کی طرف کوچ کر جانا تھا۔ چنانچہ جودھ پور کے اڈے پر اترنے کے فوراً بعد میں نے وہیں سے پالی جانے والی لاری کا پتہ کیا۔ 1 گھنٹے بعد مجھے مراواڑ کے شہر پالی جانے والی لاری مل گئی، مگر یہ 1 گھنٹے کا عرصہ میں نے ایک جودھ پور کے لاری اڈے پر انتہائی پریشانی میں گزارا، کیونکہ یہاں کی پولیس کو میرے اندازے اور میرے خیال کے مطابق یہ اطلاع خود مل گئی تھی کہ اس حلیے کا اس لباس کا نوجوان بیکانیر میں پولیس افسر کو قتل کر کے اس طرف آ رہا ہے۔ میں نے یہ سارا وقت لاری اڈے میں ایک بہت بڑے درخت کے پیچھے چھوٹی سی چائے کی دکان میں بیٹھ کر گزارا۔ لاری تیار ہوئی تو اس میں اس وقت سوار ہوا جب وہ چلنے لگی تھی۔ پالی تک کوئی 1.5 گھنٹے کا سفر تھا۔ جہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ احمد آباد جانے والی گاڑی جونا کے ریلوے اسٹیشن سے ملے گی، جو پالی سے 1.25 گھنٹے کا لاری کا سفر تھا۔ میں فوراً وہاں سے دوسری لاری میں بیٹھ کر جونا آ گیا۔ یہ اسٹیشن جودھ پور احمد آباد میں لائن کا اسٹیشن تھا۔ یہاں سے مجھے اجمیر شریف سے آنے والی گاڑی مل گئی جو سیدھی احمد آباد جا رہی تھی۔ یہ کافی لمبا سفر تھا۔ شام ہو رہی تھی جب گاڑی چلی۔ یہ کوئی ایکسپریس گاڑی نہیں تھی، جگہ جگہ کھڑی ہوتی تھی۔ خدا خدا کر کے میرا سفر کٹا اور میں اگلے دن احمد آباد پہنچ گیا۔ پلیٹ فارم پر اترتے ہی میں نے کریم بھائی کو اس کے دیے ہوئے نمبر پر ٹیلی فون کیا اور اسے بتایا کہ میں آ گیا ہوں۔ اس نے کہا، اسٹیشن کے پیچھے جو ریلوے پل ہے اس کے پاس آ جاؤ، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔